पता चलता है कि जैसे कि क्रोमियम है, तो क्रोमियम का होता है 24 और कॉपर ये सबसे फेमस है। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अफबाऊ सिद्धांत, ठीक है, N+L नियम जिसको कहते हैं, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए मतलब कैसे भरा जाता है, एस में, पी में, डी में क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आप सबको पता है डियर स्टूडेंट कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में हमारा क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं इन सभी, ठीक है। और पी में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं डियर स्टूडेंट? 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा देता हूँ किन चीज़ों को, कि इससे पहले मैं एक ज़बरदस्त क्लास लिया हूँ क्वांटम संख्या का, तो उसको जाकर के देखिए क्या जानकारी मिलती है। कि प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या से ये जानकारी मिलती है कि किसी भी कोष में हमारा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2n² इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी कोष में। कोष मतलब कक्षा में, ठीक है। KLMN जो जिसे हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उस कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि एक कोष है, अर्थात प्रथम कोष है, तो वहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 2 होगी, ठीक है। अगर द्वितीय कोष है तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी डियर स्टूडेंट वो हो जाएगी 8, समझ में आ रहा है। और तृतीय होगी तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे कोषों में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब मैं कहता हूं आपको एक सिंपल सा चीज, क्या कि आप जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के दिखाइए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के दिखाइए। सबको पता है क्लोरीन का होता है 17। कुछ बच्चों को आता भी होगा, कोई बात नहीं, और सीख लेंगे, और किन्हीं को डाउट होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपका 4s पहले आ जाता है, 3D लेट में आता है, और कुछ अपवाद भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए अफबाऊ का जो नियम है हमारा, ठीक है, वो क्या कहता है? अफबाऊ जी कहते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाने चाहिए। कम ऊर्जा वाले कक्षकों या कक्षा में, कोष में भरे जाते हैं। ये किसका कहना है? हमारे अफबाऊ का कहना है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है डियर स्टूडेंट? ये नाभिक है, तो नाभिक के नज़दीक जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे उसकी ऊर्जा क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में भराएगा। तो कम ऊर्जा वाली कक्षा, तो ये कक्षा क्या है? 1 है। मुख्य क्वांटम संख्या इसका क्या रहता है? 1, इसका 2, इसका 3। तो 1 वाले में पहले भराएगा, समझ में आ रहा है। अब 1 वाले में इसमें कितने कोष होते हैं? एक ही कोष होता है आपका, सॉरी, एक ही उपकोष होता है। उपकोष होता है कौन सा? S, हम जिसको 1s से शो करते हैं, और S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 लिख देंगे भाई। ये चीज समझ में आ गई आपको? 1s2। अब बोलोगे सर 1p क्यों नहीं आता है यहाँ पे? 1sc क्यों आता है? जिसकी आप सबको पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे 2p क्यों नहीं आता? 2p नहीं आने का रीजन क्या है, ये सुनो आप पहले। अगर नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। यहाँ पे 2p क्यों नहीं आता? जिसकी यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आता है? ठीक है, उसका कारण ये है डियर स्टूडेंट कि हम सबको पता है इसका निर्धारण L से होता है। L क्या है? द्विगांशी क्वांटम संख्या, और द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान होता है n-1, 0 से लेकर के n-1। अब इसका मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, मतलब n बराबर 1 है, तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 बराबर क्या होता है? S होता है। तो यहाँ तो कितना, तो पहले प्रथम कोष में कितना हो जाएगा? प्रथम कोष में एक ही उपकोष होगा S, और इसी के जगह में n बराबर 2 के लिए देखेंगे तो L का मान क्या हो जाएगा? 0 से n-1 तक। तो n की जगह में 2 रख दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सबको पता है यार 0 के लिए होता है S, तो मतलब दूसरे कोष में क्या आ जाएगा? S भी आएगा। और 1 है तो 1 किसके लिए होता है? 1 के लिए होता है हमारा P उपकोष होता है, तो यहाँ P भी आ जाएगा, इसलिए 2S और 2P आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? आपको एकदम क्लियर है कि नहीं? और कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, और क्या पढ़े थे ये भी याद दिला देता हूँ। ये तो हो गया L का। M का कैसे आप वो करते हो, निर्धारण करते हो? M का निर्धारण कुछ ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, 2l+1, 2l+1 मतलब ऑर्बिटल की संख्या, कक्षक की संख्या का निर्धारण। अब जैसे कि 0, L बराबर 0 है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे?
जिसकी एस का क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है, तो एल बराबर जीरो है ना, मतलब एस उपकोष है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप 2 × 0 + 1, मतलब उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होगा। कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होंगे। समझ में आ रहा है। और एल बराबर यदि 1 है तो 1 किसका होता है, पी का होता है, पी का, तो पी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो इसमें कितने कक्षक हो जाएंगे, 2 × 1 + 1 अर्थात 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 कक्षक बन जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आसान है ये चीज़ें। तो ये चीज़ मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यदि आप नए होंगे तो प्लीज़ जाकर के एक बार पहले उसको देख लीजिए, फिर उनको समझेंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमारा भराता है, आप इसको देख सकते हो, 1 2 3 को देख सकते हो। अगर 1 है तो वो जो है पहले आएगा, फिर इस वाले में भरेंगे 2s2 में, फिर 2p6 में भरेंगे। समझ में आ रहा है। 3s2 भराएगा, 3p6, 4s2, 3d10। अब ये सब जानते हैं, लेकिन ये 4s2 कैसे आ गया, 3d लेट से क्यों आया, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट अब देखिए भाई, 3 है, तीसरा मुख्य कोश है, ये है मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, 3 है कि नहीं है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, अर्थात तीसरा कोश है, तो तीसरे के बाद चौथा कोश में भराने चाहिए, इसका ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए इसकी अपेक्षा, होना चाहिए कि नहीं, तो फिर इसमें क्यों भरा गया, तो इसी के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए हमारा नियम आता है n+l का नियम। किस चीज़ का नियम, n+l का नियम। n+l का नियम क्या है डियर स्टूडेंट, उसको हम इसी यहीं पे देख लेते हैं। पहले 4s क्यों आता है, 3d लेट में क्यों आता है, तो 4s के लिए देखते हैं और 3d के लिए देखते हैं। तो n+l नियम लगाइए, 4 है तो ये हमारा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को, मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और ये द्विगांशी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या को और ये द्विगांशी क्वांटम संख्या को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये द्विगांशी क्वांटम संख्या को। तो n का मान यहाँ कितना है, हमारा 4 है, और s का मान कितना है, 0 है। भाई s का द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या होता है, 0, अभी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, 0 है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 4। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो यहाँ हमारा मुख्य क्वांटम संख्या 3 और द्विगांशी क्वांटम संख्या d। तो d के लिए क्या होता है, आप सबको पता है, s के लिए 0, ठीक है, p के लिए 1 और d के लिए 2 होता है। तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जिसका n+1 कम वाले में पहले भराता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, इसलिए हमारा 4s 3d के पहले आ जाता है। समझ में आ गया। अब देखना, आपको मैं एक बढ़िया डाउट कराता हूं, 4s 4p 3d, इन तीनों में किस में पहले भराएगा, 4s 4p 3d। आगे बढ़ेंगे तो यही सीरीज आएगी, है ना। तो इसमें तीनों में कैसे भराएगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पेज पलट के इसको अच्छे से क्लियर करा देता हूं। ये देखिए, क्या आप सबको पता चल गया, 1s2 में पहले भराएगा, फिर 2s में भराएगा, 2s2, फिर है ना 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, फिर उसके बाद आता है 4p6, 5s2। देखो मैं खुद भूल रहा हूँ, अब इसी सीरीज को आपको करेक्ट करना है कि किस में भराएगा। तो ये अगर मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य रखिए, एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक भी बताऊंगा। और यदि ट्रिक आपको सपोज दैट कि नहीं याद है, ठीक है, 5s2 के बाद शायद मेरे ख्याल से 4d आता है, और 4d के बाद आपका आ जाता है 5p। ऐसा नहीं है कि मुझे डाउट है तो मैं आपको गलत सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको एकदम सही चीज़ सिखाऊंगा। यही चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा और एक जो है फंडा बताता हूँ। तो क्या चीज़ है ये, देखिए फंडा नहीं भैया, ये वैज्ञानिक लोग दिए हैं। क्या चीज़ है, इस तरह सुनो, अगर n+l हम देखेंगे, है ना, कम ज़्यादा देखेंगे, तो इन तीनों में देखते हैं कि कौन पहले आएगा। 5s है, यहाँ तक तो सबको याद है, 4s पहले आता है, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, कॉमन सी चीज़ है, यहाँ तक तो सबको पता है। अब इसमें देखते हैं कि पहले 4d को आना चाहिए था, है ना, फिर 5s को आना चाहिए था, फिर 5p को आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हो गया। इसके लिए देखो n+l लगाते हैं इसमें, तो 5s के लिए क्या हो जाएगा, 5 + 0 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। 4d के लिए जब लगाएंगे आप, 4d के लिए लगाएंगे डियर स्टूडेंट, 4d के लिए, सॉरी यार, मैं इसको बता देता हूँ आपको, 4p और 3d में बता देते हैं कि कौन पहले आना चाहिए, किसको पहले आना चाहिए, 3d को पहले आना चाहिए कि 4p को पहले आना चाहिए कि 5s को पहले आना चाहिए।
ठीक है। तो इसके लिए जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस पी का होता है 1, तो ये हो गया 5। और इसके लिए 3D के लिए देखेंगे तो 3 प्लस 2, तो ये हो गया 5। तीनों में तो n प्लस एल का मान सेम है, तो इन तीनों में कौन किसको पहले आना चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो इसके लिए जब भी अगर ऐसा कभी स्थिति आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका मुख्य क्वांटम संख्या। किसको देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। अगर ऐसा कभी द्विधा आ रहा है आपको तो मुख्य क्वांटम संख्या को देखिए, जिसका मुख्य क्वांटम संख्या यदि कम है, लेस है, ठीक है, लेस है, तो वो जो है पहले आएगा। मतलब 3D पहले आएगी इन तीनों में, 5s 4D और 3D 4p और 3D, इन तीनों में कौन पहले आ जाएगा, 3D पहले आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा, ठीक है, फिर 5s आ जाएगा। 5s आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, f का भी आगमन होगा, क्योंकि 4 आ गया तो 4f भी आएगा। 4f है, 4d है, ठीक है, और 4p तो आ चुका है, 4s भी हो चुका है, 5s हो चुका है ना, 6s है, 5p है। चलिए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, आपको बढ़िया से समझा दूंगा मैं। हम कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, 4s तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 4d है, 4d तो लिख चुका हूँ। अब इन चारों में से कौन आएगा ये देखते हैं, चारों में से कौन आएगा पहले। तो ये देखो आप इन सब के लिए n प्लस एल निकालिए। तो n प्लस एल निकालेंगे, मैं समझा रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ अब चीज़ों को सिखा रहा हूँ मैं। क्या है, 4 सीधा थोड़ा सी स्पीड में कीजिए, 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 0 हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 4 3 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 4 हो गया भाई, सॉरी 6 है यार, 6 है, 6 है ना, 6 हो जाएगा। p का 1 होता है तो 5p और ये हो गया 6, तो 7 तो बाद में आएगा, 4f तो लेट में आएगा यार, पहले इन तीनों में से एक आएगा। अब इन तीनों में से एक पहले कौन आएगा, तो जिसका 4d पहले आ जाएगा, तो इसलिए 4d को लिख दिया मैं, 4d को लिख दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 5p आएगा, डेफिनेटली 5p आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, अब 6s आएगा कि 4f आएगा, बताओ मुझे, 6s ना आएगा भैया, उसके बाद क्या आएगा, 4f आएगा। तो ऐसे करके आप जो है स्वयं जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आप बना सकते हो। बातें समझ में आ रही है। अब सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ तरीका है क्या, शॉर्ट ट्रिक है क्या। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा क्या है शॉर्ट ट्रिक। इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई। ये देखो, आप सिंपली 1s 2s 3s अपने कॉपी में ऐसी बनाइएगा, 4s 5s 6s 7s 8s। ज़्यादा दूर तक आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन जहाँ तक बोला गया है वहाँ तक निकाल लीजिए। फिर 2s के सामने में 2p लिख दीजिए, ठीक है। 3s के सामने में 3p 4p 5p 6p 7p 8p 3d 4d 5d 6d 7d। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। 4f 5f 6f, इस प्रकार। अब क्या करें डियर स्टूडेंट, इधर से देखिए, इधर से आइए आप, इधर से, और ये वाला जब सेकंड लाइन चलेंगे ना तो इसको डॉटेड लाइन से शो कर देना, डॉटेड लाइन से। और सेकंड टाइम किसी को भी टच नहीं करना है आपको। और फिर इधर से आएंगे, ये इधर चला गया, ठीक, फिर ये इधर ऐसा, फिर इस वाले को किसी को भी आपको वो नहीं करना है, ठीक है। ये इस प्रकार देखिए, ये ऐसा कुछ आप जो है इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रकार ये, ठीक है, ऐसा। कुछ इस प्रकार, ये देखिए ऐसा। 6s के बाद 4f आता है, मैं अभी आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं कहीं पर भी। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ हमारा तीर की दिशा में चलना है आपको, तो 1s2 पहले आ जाएगा। 2 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 2 के लिए इलेक्ट्रॉन भराता है ना, तरीका भी मैं सिखा चुका हूँ। फिर क्या आ रहा है, 2s आ रहा है, फिर 3s आ रहा है, फिर आपका 3s के बाद 1s2 2s2 2p आ रहा है, देखिए 1s2 2s2 2p, फिर 3s आ गया। फिर 3s के बाद आप चलेंगे तो 3p, 3s के बाद 3p, फिर 4s के बाद सीधा फिर आ जाएगा 3d के बाद 4p 5s
5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f आता है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा अफबाऊ का नियम एवं n+l लॉ। लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट कुछ कुछ अपवाद हैं, ठीक है। क्या क्या अपवाद है भाई? अब अफबाऊ के नियम का कुछ ऑब्जेक्शंस देखते हैं कि पता चलता है कि जैसे कि क्रोमियम है, तो क्रोमियम का होता है 24 और कॉपर, ये सबसे फेमस है क्रोमियम और कॉपर। तो इनमें भराना कैसे चाहिए था, ये बताओ मुझे, भराना कैसे चाहिए था? तो सबको पता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 4s2, 4p6, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका ऑर्गन का हो जाता है, देख लीजिए 10, 8, 18 ऑर्गन है ना, तो ये तो कॉमन सा है, ये 18 यहाँ भी ऐसे ही भराएगा। इसके बाद क्या आता है? 4p के बाद आता है हमारा 3d, और उसके बाद 3d के बाद आता है डियर स्टूडेंट हमारा 5s। आता है कि नहीं आता है? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, सॉरी यार 3s2, 3p6, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, 3p6, ठीक है, 3p6, उसके बाद 4s2, 4s आता है, फिर 3d आता है, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी यार, सबको सॉरी, देख लीजिए मैं इधर बना देता हूँ एक बार, और गलती नहीं होगी, टेंशन ना लें आप। क्रोमियम का होता है 24, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s और 3d, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऑर्गन हो गया, 10 एंड 18, यहाँ आर्गन हो गया, कंप्लीट आर्गन कंप्लीट हो गया। तो आर्गन तक कोई संशोधन नहीं है, यहाँ भी कॉपर के लिए भी क्या रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। चेंज यहाँ तक पे आता है 4s और 3d। तो 4s में कितना आना चाहिए और 3d में कितना आना चाहिए? पहले इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला क्या भराना चाहिए? 4s भराना चाहिए कि नहीं भराना चाहिए? तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, हमको 24 कंप्लीट करना है, तो 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अब 20 हो गया तो कितना बचा? 4 बचा है, तो 4 यहाँ भराना चाहिए, लेकिन नहीं भराता। प्रॉब्लम क्या होता है? ये होता है कि लगभग दोनों का जो ऊर्जा है वो एक समान होती है। तो ऊर्जा समान होने के कारण डियर स्टूडेंट होता क्या है, एवं स्थायित्व ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी होना चाहता है, कोई भी तत्व हो, परमाणु हो, स्थायी होना चाहता है परमाणु। तो स्थायित्व की प्राप्ति के लिए ये एक कहाँ चला जाता है? इसमें आ जाता है। स्थायित्व में वृद्धि कैसे बड़ी होती है ये बता रहा हूँ आपको मैं। डी में हमारा टोटल होता है 5 ब्लॉक ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो इसका हमारा जो है नियम कहता है कि यदि कोई भी कोश, ये डी कोश है ना, डी उपकोश है, तो कोई भी उपकोश अगर वो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित है तो वो ज़्यादा स्थायित्व होगा। अब ये देखिए 4s को अगर हम कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, 4s को कंप्लीट कर रहे थे तो ये खाली हो रहा था, ठीक है, और इसको जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो दोनों अर्धपूरित हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है? अर्धपूरित। तो अर्धपूरित में भी स्थायित्व में वृद्धि होती है और पूर्णपूरित में भी स्थायित्व में वृद्धि होती है। लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो इसमें सिर्फ मेरा एस जो है पूर्णपूरित हो रहा है, मतलब ये केवल स्थायित्व वृद्धि में भाग ले रहा है, ये नहीं ले रहा है। लेकिन अगर इसको मैं इधर ले जा रहा हूं तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? स्थायित्व के वृद्धि में भाग ले रहे हैं। तो स्थायित्व के वृद्धि हेतु ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है। सेम केस यहाँ भी होता है। ये होना चाहिए था कितना? 4s2 3d9 होना चाहिए था, 29। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? वहाँ 1 हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो स्थायित्व में वृद्धि के लिए ये आपका एक अपवाद है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आपको मैं और अपवाद बताता हूँ। और अपवाद क्या है डियर स्टूडेंट, कि जैसे ही आप सबको पता है 6s के बाद 6s कक्षक भराने के बाद 4f में, ठीक है, कक्षा में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉनों को। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले क्या भराता है? 5d में भराता है, 5d में भराता है। 5d में भराने के बाद मात्र एक इलेक्ट्रॉन भराता है, उसके बाद बाकी 14 इलेक्ट्रॉन जो है किस में भराते हैं? 4f में भराते हैं। अब 14 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भराते हैं? इसका कारण है कि भैया कि f ब्लॉक है, f उपकोष है, तो f में कितने ब्लॉक होते हैं? आपका कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल 7 होते हैं। तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भराएगा कि नहीं भराएगा? भराएगा। तो इन्हीं 14 तत्वों को नीचे, ठीक है, नीचे लेंथेनाइड, ये देखिए 6s में भराने के बाद यहाँ हो गया बेरियम, 6s में भराता है बेरियम तक कंप्लीट। उसके बाद 4f एक इलेक्ट्रॉन मात्र 5d में जाता है। वो कौन सा होता है पता है? लेंथेनाइड।
और उसके बाद के बाकी 14 तत्व, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ भराता है, F में भराता है, तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाता है, जिसका सबसे सीरियम, ठीक है, ये आपका नोबिडियम, अब ये जो है इसी को हम लोग F ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये अपवाद है, भराना किस में चाहिए था और भरा किस में रहा है। भाई इसको कंप्लीट भराना चाहिए था पहले, लेकिन वो इसमें चला जाता है, तो ये अफबाउ नियम का पालन नहीं होता यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? इसके साथ साथ एक और अपवाद होता है, सिमिलरली एक और अपवाद होता है 5F कक्षक। देखिए 5F कक्षक में यहाँ भी जो है 6D में एक इलेक्ट्रॉन भराता है, उसके बाद पूरा का पूरा 5F में जाता है, और यही 5F इधर आता है आपका नीचे में, और ये 4F कक्षक का ये दो जो है हमारा आवर्त सारणी के सबसे नीचे में 2 F ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, यही, ठीक है जी, जिसे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो ये होता है हमारा अफबाउ नियम। इसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा देख लेते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। बहुत छोटा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और आपका एक है आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। बहुत छोटा छोटा है, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है ये देखो। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या, जो आपका चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते, किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के। तो भाई संभव ही नहीं है यार, इसमें बहुत कोई विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन भैया वैज्ञानिक हमारे इतना अच्छा काम करके गए हैं, बता के गए हैं, तो ये सम्मान करना जरूरी होगा कि किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ठीक है। और उन्होंने एक और कह दिया कि यदि सपोज दैट कि N, L, M 3 अगर समान हो भी जाते हैं, तो S किसी भी गुंजाइश किसी भी तरीके से समान नहीं हो सकता। कारण क्या था? क्योंकि एस में 2 ही होते हैं, एक होता है +1/2 और एक होता है -1/2, 2 ही इसका मतलब रिजल्ट होता है। जब ऊपर की ओर क्लॉकवाइज चलता है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो -1/2। तो सही है यार, जब किसी सिक्के को उछालोगे तो हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, सीधी सी बात है। तो एक मात्र अगर 3 सही भी एक समान हो गए तो ये जो है डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हम लोग एक काम करते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन का हम 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या देख लेते हैं। तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा ये देखो, 1s2 2s2 2p, 4 आना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे बोल रहा है तो 2p3 लिख देता हूँ मैं। 4 लिखना चाहिए था लेकिन 7वां के लिए लिखा रहा हूँ ना, 1s2 2s2 2p4 8वां के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए n का मान क्या है, 1 है, सॉरी 2 है, ये है ना मुख्य क्वांटम संख्या, और यहाँ भी n का मान क्या है, 2 है, सेम हो गया यार, n सही है। अगर मैं इसमें उसका देखूं, l का देखूं, तो l = p है, मतलब p है तो मतलब 1 होगा, s रहता तो 0 रहता, l यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यार, ये भी सही है यार, वेरी गुड। अब देखते हैं m का मान कैसे निकाला जाता है। तो m का मान निकालने के लिए हम सबको पता है p ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने p उपकोष है, सब शेल है, तो उसमें हमारे 3 ऑर्बिटल होंगे। तो 3 है डियर स्टूडेंट, 3 है तो ये ऐसा भराएगा, ये देखिए 3 है तो -1 0 +1 किस में आ गया, +1 में आ गया यार। तो ये हो जाएगा आपका +1। m का मान क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा +1, आया कि नहीं। लेकिन 4 है तो 4 है तो ये कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भराएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ गया -1, m का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये दोनों सेम थे, ये डिफरेंट हो गए, m जो है डिफरेंट हो गया। s में भी डिफरेंट आएगा, s में भी कैसे डिफरेंट आ गया, देखो आप, ये ऊपर भरा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा +1/2, और यहाँ नीचे आ रहा है इसलिए हो जाएगा -1/2। तो चारों जो है क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। कई केस में s समान हो जाता है, समझ में आ रहा है, s समान हो जाता है तो m समान नहीं होता, समझ में आ रहा है बात। तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। लगे हाथ देख लेते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। किस चीज का, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार कहना क्या था कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, ठीक है, जैसे कि p है, px py
pz। तो समान ऊर्जा इन p उपकोष है तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। हालांकि इसमें भी चेंज आ जाता है, जब आप कक्षा 11वीं में आणविक कक्षा का आरेख पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, आणविक कक्षा का आरेख में देखे होंगे सबको, मुझे उम्मीद है कि नहीं। तो वहाँ इनमें डिफरेंट आ जाता है। फिर भी कहना क्या है, एकदम सिंपल, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भराएंगे जब तक आगे आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए कोई भी ऑर्बिटल खाली ना हो। जैसे कि ये देखिए, अगर आपके पास 2 ही है, सपोज दैट मैं इसको एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन ही ले लेता हूँ या नाइट्रोजन, एक काम करते हैं कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का 6 होता है तो 1s2 2s2 1s2 2s2 भरा गया, 2p2 आएगा डियर स्टूडेंट। तो 2p2 आएगा तो ये और ये हो गया। अब नाइट्रोजन के लिए देखेंगे तो ये यहाँ नहीं भराएगा, यही हमारा हुंड का नियम का कहना है कि जब तक खाली हो तब तक आपको उसको क्या नहीं करना है, युग्मन नहीं करना है। तो पहले यहाँ भराएगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए ये देखो आप, अब एक समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में कोई भी हमारा कक्षक ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, युग्मन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा हुंड का नियम। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज का हमारा क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक कर रहे हैं। अगर आप 11वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, ठीक है, हर क्लास में इनऑर्गेनिक है, तो इनको बिना पढ़े आप, मुझे नहीं लगता कि इनऑर्गेनिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग कंप्लीट देखें, ठीक है, और आपको बहुत बहुत जो है थैंक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरना है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके आवर्तिता में संबंध देखेंगे। आवर्तिता मतलब कि आयनिक जो है आयनन ऊर्जा में हम उसमें चलते हैं, रो में चलते हैं, कॉलम में चलते हैं तो क्या डिफरेंट आता है, ठीक है। उसकी आयनिक त्रिज्या में, रो में कॉलम में चलेंगे तो क्या डिफरेंट आएगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।